नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। आज मैं आपको एक बार फिर उसी चेहरे से मिलाने जा रहा हूं जो कि पहले, कुछ समय पहले मीडिया में काफी सुर्खियां उन्होंने बटोरी, लेकिन अपनी मेहनत के दम पर। एक उनके बीच में अब जो गैप आ गया था, उसकी जानकारी आज हम इनसे लेंगे। मैं बात कर रहा हूं रीना भट्टी की, जिन्होंने कुछ समय पहले ही मात्र 20.5 घंटे में एक ऐसी चोटी को फतेह करने का काम किया था जिसको चढ़ने के लिए काफी समय लगता है, लेकिन रीना बिल्कुल कम समय में फतेह करने वाली पहली भारतीय महिला है। ये आपने पहले भी देखा होगा। आज फिर मेरे साथ रीना भट्टी है। रीना जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। रीना, सबसे पहले हम यही जानना चाहेंगे कि आपने माउंट एवरेस्ट जब किया, उसके बाद में कुछ थोड़ा सा गैप आ गया। उस गैप के बाद में आपने आगे अभी तक और कौन कौन सी जो चढ़ाई है वो चढ़ी? अ, मई 2024 में एवरेस्ट लोथ से कंप्लीट हुआ। हम्म। उससे पहले मेरा धौलागिरी एक्सपीडिशन था, जो कैंप 2 से वाइंड अप करना पड़ा, रूट नहीं ओपन हुआ। और फिर उसके बाद में एवरेस्ट हुआ, देन लोथ से हुआ। ओब्वियसली वो 28000 है और इतना स्पीडली वो क्लाइम हुआ कि 20 घंटे 50 मिनट में वो एक नेशनल रिकॉर्ड के साथ में कंप्लीट किया। उसके बाद 1 जून को मैं ग्राउंड पे आई थी और इतना टेम्परेचर था। कहाँ मैं -60 में क्लाइम कर रही थी और कहाँ 40 डिग्री टेम्परेचर में हमारा जो घर का, जहाँ पे मैं रहती हूँ, हिसार, वहाँ का टेम्परेचर चल रहा था। टोटली अपोजिट थे। और उसके जस्ट बाद में ही मेरा एक और एक्सपीडिशन था, माउंट लेनिन का, किर्गिस्तान तजाकिस्तान हाईएस्ट पीक, जो जुलाई में मैंने कंप्लीट किया है। और मैं उसमें भी मैं भारत की पहली महिला हूँ जिसने किर्गिस्तान हाईएस्ट पीक को क्लाइम किया है। ऑब्वियसली वो भी एक 7000 था। तो बैक टू बैक अगर 24 की मैं क्लाइमिंग की बात करूं, तो जनवरी में यूटी कांगड़ी हुआ, देन धौलागिरी क्लाइम किया, एवरेस्ट लोथ से क्लाइम हुआ, उसके बाद एक और 7000 पीक क्लाइम हुआ। तो अगस्त के बाद में मुझे ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं मैं हूं तो मैं भी एक इंसान ना, कहीं न कहीं मेरी बॉडी उस चीज़ के लिए अंदर से बोल रही थी कि अब तो थोड़ा रेस्ट की ज़रूरत है। तो वो सिर्फ़ उसके बाद में रेस्ट आया थोड़ा-सा। हम्म। देन अभी नवंबर में देखो, कहीं न कहीं हम एक संसारिक लाइफ़ भी जी रहे हैं, मैं माउंटेन लाइफ़ भी जी रही हूँ, एक स्पोर्ट्स पर्सन भी हूँ। तो उसके बाद में काफ़ी सारे उतार-चढ़ाव भी आए उन चीज़ों को लेके, कि सडनली आप एक नॉर्मल लाइफ़ जी रहे हो, उसके बाद स्पोर्ट्स पर्सन भी हो, एक नेशनल रिकॉर्ड बनता है। आप लोगों ने मतलब इतना प्यार दिया है, इतना मतलब एकदम से मैं बोलूँ तो हाथों पे उठाया है उस चीज़ को। और मैंने इतने प्यार की कभी उम्मीद भी नहीं की थी। और मैं हमेशा मतलब ये आशीर्वाद ही मानती हूँ इस तरीके का, कि जितना प्यार मुझे, चाहे वो फंडिंग को लेके हो मेरा, या फिर सपोर्ट सिस्टम लगा लूँ, या इमोशनली लगा लूँ, मेंटली बहुत अच्छा सपोर्ट किया लोगों ने मुझे। तो सब चीज़ों में कहीं न कहीं आप खुद का जब ढूँढते हो, और एकदम से ऊपर जाने के बाद में वापस आना तो हमें ग्राउंड पे ही है। तो बहुत सारी फ्लक्चुएशन चल रही थी, तो नवंबर में एक विपाशना कोर्स भी किया मेडिटेशन के उस पे। हम्म। तो ऐसा नहीं है कि मैंने बिल्कुल ही ब्रेक लिया चीज़ों को, बट धीरे-धीरे। और रिसेंटली में मैं मानती हूँ कि मेरी जो अमरनाथ यात्रा से मेरी माउंटेन जर्नी जो स्टार्ट हुई, शुरू हुई। हाँ, और उसी को शायद एक बार फिर मुझे ऐसा लगता है कि मैं शिवा को बहुत मानती हूँ। भोलेनाथ जी का आशीर्वाद शुरू दिन से रहा है माउंटेन लाइफ में। और एक बार फिर मैं दोबारा से स्टार्ट कर रही हूँ। हम लोग 12 ज्योतिर्लिंग यात्रा और 4 धाम 1 महीने में कवर करने जा रहे हैं। अभी रिसेंटली में 25 जनवरी से वो यात्रा प्रयाग धाम, प्रयागराज से प्रयागराज। महाकुंभ, आपको तो पता ही होगा जी। कि पूर्ण महाकुंभ इतने सालों बाद आया है। जब 12 महाकुंभ कंप्लीट हो जाते हैं, तब एक पूर्ण महाकुंभ आता है। ओके। तो ऑब्वियसली मेरी यात्रा वहां से शुरू हो रही है, और 1 महीने में हम 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम 108 त्रिशूल के साथ में ऐसा दिल्ली में समापन कर रहे हैं, वो भी महाशिवरात्रि के दिन। तो मैं तो ये मानूंगी कि शायद भोलेनाथ जी का आशीर्वाद है अभी, और ये जर्नी अभी कंटिन्यू है।
आपने उतार चढ़ाव की बात की, हमने पीछे देखा कि आपके सोशल मीडिया हैंडल जो थे वो आपके हाथों में नहीं रहे। उसके अलावा अगर हम जिक्र करना चाहे, आपने फाइनेंशियल मदद की हमेशा जो बात करती रही है। पिछली जो जर्नी थी आपकी माउंटेनिंग की, उसमें काफ़ी लोगों ने सहयोग किया था और बड़ा सहयोग भी रहा उसमें। जी हर छोटे से स्कूल के अंदर आने वाले छोटे से विद्यार्थी ने भी उसके लिए आपका सहयोग किया। जी अब अगर आगे की बात करें तो किस प्रकार का सहयोग आप अपनी तरफ से तैयार कर रही है और फिर किस प्रकार का सहयोग अपनी इस जर्नी के लिए आप लोगों से मांग रही हैं? अ, लोगों से हमेशा, देखो मैं हमेशा बोलती आई हूँ और मुझे बड़ा फख्र भी होता है इस चीज पे कि मैं एक नॉर्मल लड़की हूँ जी। और एक बिल्कुल साधारण परिवार से बिलोंग करती हूँ। अगर रीना को पहचान जो मिली वो आप लोगों की वजह से मिली। ठीक है, उन जिन लोगों ने मुझे सपोर्ट किया, चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे वो इमोशनली हो। अभी आपने बोला कि मैंने स्कूल के प्रोग्राम भी किए हैं, वो मैं शायद मिस करती हूँ और कहीं ना कहीं मैं वापस नहीं जा पाई उस स्कूल में कि मैं उन बच्चों से वापस से इंटरेक्शन करूं, क्योंकि मैं मानती हूँ कि मेरी जो स्ट्रेंथ है, मेरी जो पॉजिटिविटी है, शायद मुझे उन बच्चों के आशीर्वाद से मिली हो। हुँ, और जब कोई बच्चा आपको अपनी सेविंग, अपनी पॉकेट मनी से, या फिर जो उसको घर की एक खर्ची मिलती है बच्चे को, उस खर्ची में से अगर 1 रुपया दे रहा है, तो मैं मानती हूँ कि शायद आशीर्वाद के अलावा मतलब वो कुछ भी नहीं है। जी। आप उस चीज को पैसे में काउंट नहीं कर सकते और मुझे वो मिला है। मैं मानती हूँ, ब्लेस हूँ उस चीज के लिए। तो हमेशा मुझे लोगों से आशीर्वाद मिलता आया है और अभी ये जर्नी बोलूं तो कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल अगर मैं जुड़ी हूँ तो भोलेनाथ जी का आशीर्वाद भी रहा है। तो अब मुझे आप लोगों का सिर्फ साथ चाहिए। और मेरा हमेशा से ड्रीम रहा है कि 2017 में मैंने अपनी डायरी में लिखा था कि ये जर्नी सिर्फ रीना भट्टी की नहीं होगी, ये सिर्फ उन लड़कियों की होगी जो एक मिडिल क्लास फैमिली में जन्म लेती हैं और किसी ना किसी रीजन से वो अपना सपना पूरा नहीं कर पाती हैं। तो ये जर्नी सिर्फ उनकी होगी। आज मैंने अचीव किया है और मैं आगे बढ़ रही हूँ, तो शायद आज भी उन लोगों का आशीर्वाद है। लेकिन कल कोई लड़की रीना भट्टी निकल के वापिस आएगी और मेरे पास आए, तो मेरे पास अगर कुछ ना हो उसका सपोर्ट करने के लिए, तो मैं शायद उस प्लेटफॉर्म पे काम कर रही हूँ कि मैं उस लायक बन जाऊं कि कल मेरे सामने कोई रीना भट्टी आए तो एटलीस्ट जो स्ट्रगल मैंने किया है, वो स्ट्रगल को थोड़ा सा अगर मैं कम कर पाऊं, तो शायद ये मेरी जर्नी फ्रूटफुल हो जाएगी। और एक ड्रीम और है कि मैं 10 अपनी लाइफ में 10 ऐसी लड़कियों को एवरेस्ट तक की वो चोटी अगर मैं क्लाइम करवा पाई, तो शायद मेरी लाइफ का गोल पूरा हो जाएगा। आपने कहा कि मैं उन लोगों के बीच में नहीं जा पाई कि जिन्होंने आपकी उस माउंटेनिंग जर्नी के अंदर सहयोग किया था। कारण क्या रहे थे कि आप उन लोगों के बीच में दोबारा नहीं जा पाए? वापिस से वही सब स्टार्ट हुआ कि सडनली बहुत सारा फ्लक्चुएशन आया और कहीं ना कहीं आप जब आगे बढ़ते हो तो समय का अभाव आपके पास रहेगा ही रहेगा। कहीं ना कहीं वो रिकवरी मोड था कि मुझे सब चीज़ों से थोड़ा डिस्कनेक्ट करके अपने आप पे ध्यान देना था कि मैं सडनली 6 महीने से माउंटेन क्लाइंब कर रही हूँ। ह्यूमन बीइंग हूँ तो मेरा बॉडी उतना रिएक्ट नहीं कर रहा था। सडनली टेम्परेचर का फ्लक्चुएशन आ रहा था कि आप कभी माइनस टेम्परेचर में हो, कभी अप टेम्परेचर में हो, तो बॉडी वैसा रिएक्ट नहीं ना। हेल्थ इशू आया काफ़ी सारे मेंटली इशू भी हुए, क्योंकि एक मेंटली स्टेबल होना भी बहुत ज़रूरी है। थर्ड ये था कि अभी जब अचीवमेंट आ गई है तो लोगों की जो अपेक्षाएं हैं या फिर जो उम्मीद है वो काफ़ी सारी बढ़ जाती हैं। तो उस उन सब के बीच में 24 घंटे हमें मिलते हैं। उस 24 घंटे के अंदर आप एक इंसान बहुत सारी चीजें नहीं कर सकता। तो वो चीज कहीं ना कहीं मैं मिस करती हूँ अपनी लाइफ में और वो टाइम नहीं दे पाई। तो आगे बढ़ने के साथ साथ वो चीज मुझे कवर करना है और मैं उन सब चीजों के लिए टाइम निकालूंगी। और ओबियसली मुझे रहना भी तो उनके बीच में ही है। तो मैं अगर रीना भट्टी हूँ तो रीना को जिंदा रखने वाले भी तो वही लोग हैं। तो उनके बीच में जाना ज़रूरी है, बट हाँ, कहीं न कहीं आगे बढ़ने के लिए सब चीज़ें ज़रूरी हैं, तो वो भी कवर करेंगे। पहले आप
आपका एक साक्षात्कार में देख रहा था, उसमें आपने कुछ ऐसा कहा था कि जातीय भेदभाव जैसा कुछ ऐसा था कि मेरे साथ ऐसा हुआ, अगर मैं इस कौम से संबंध रखती तो शायद ऐसा नहीं होता। अब जब आपको इतने लोगों ने सहयोग किया, लाखों दुआ सलाम आपको मिले हैं, उसके बाद भी क्या आपको ऐसा लगता है? देखिए, जब आप मैं स्टार्टिंग से बोलती आई, ये सिर्फ ग्राउंड लेवल की सोच है कि आप जाति भेदभाव कर रहे हो, या फिर जो बिल्कुल ग्राउंड लेवल के लोग हैं वो आप ऐसे बात करते हैं कि अरे उस कम्युनिटी से होती तो ऐसा होता, उस कम्युनिटी से मेरी सोच वो नहीं थी। तभी मेरे हाथ में इंडियन फ्लैग आता है, मैं इंडिया को प्रेजेंट करती हूँ। मेरी सोच आज भी वो नहीं है, कल भी मेरी सोच वो नहीं थी। बट हाँ, ये फैक्टर जिंदगी भर चलता रहेगा, और इस फैक्टर इन ये जो छोटे छोटे फैक्टर हैं, इन सब से उठ के ही अगर हम कुछ कर पाते हैं, तभी शायद हमें ऐसा लगता है कि हम स्पोर्ट्स पर्सन हैं या हम एक भारतीय हैं। और ये छोटी छोटी चीजें जब आप अ, परे कर देते हो, तभी आप आगे बढ़ जाते हो। मेरा मानना आज भी वही है। मेरा इन सब चीजों पे फोकस है ही नहीं। अगर फेस भी करती हूँ तो हंस के टाल देती हूँ कि चलो ठीक है, ये आपकी सोच है, ये मेरी सोच नहीं है। तो अभी आपका जो आगे का जो जर्नी है हम्म। माउंटेनिंग को लेकर के या अपने जीवन को लेकर के, क्या जर्नी रहेगी आपकी, क्या प्लानिंग है? सेम, मैं ऑलरेडी मतलब 8,000 कर चुकी हूँ। तीसरा मैंने धौलागिरी ट्राई किया था, बट वो अटेम्प्ट है, मतलब सबमिट नहीं है। और नेक्स्ट 8,000 के लिए जैसे साल में एक ही सीजन होता है, अप्रैल टू मई या जून तक होता है, तो अब की बार भी 8,000 ऑब्वियसली करूंगी। मेरा टारगेट ही वही है कि दुनिया की 14 पीक हैं जो 8,000 से ऊपर हैं, 8,000 मीटर से ऊपर हैं, उन सब पे अपने देश का झंडा लहराना है। तो वो टारगेट तो रहेगा रहेगा। तो देखते हैं माउंटेन कितना ब्लेसिंग देते हैं और मैं कितना अचीव कर पाती हूँ। तो दर्शकों को क्या कुछ अपील और क्या कुछ संदेश देना चाहिए? मैं सिर्फ अपने छोटे भाई बहनों को यही कहना चाहूंगी कि जो भी आपने लक्ष्य रखा है उसको उसके ऊपर निरंतर मेहनत करते रहे। और बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आएंगे। अगर एक नेगेटिव थॉट आता है तो ओब्वियसली नेगेटिविटी ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, पॉजिटिविटी हम कम काम कर पाते हैं यूजुअली भी, अगर हम देखते हैं तो पॉजिटिविटी पे फोकस करना जरूरी है, और पेरेंट्स के साथ में टाइम स्पेंड करना जरूरी है, क्योंकि वही एट दी लास्ट मोमेंट आपके साथ में रहने वाले हैं। सोशल मीडिया से थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन अगर बना के चलेंगे तो कहीं ना कहीं मेंटली आप अपनी चीज़ों पे ज़्यादा फोकस कर पाएंगे। और बाकी सब तो यही है कि कंटिन्यूसली मेहनत करते रहे, जब तक वो ना मिले कोई बात नहीं। फेलियर आता है, बट फेलियर बहुत कुछ सिखा के जाता है, और फेलियर ही सबसे बड़ा गुरु है। अगर मैं अपनी जर्नी की बात करूं तो मैं यही मानती हूँ कि फेलियर ने जो मुझे सिखाया है वो शायद कोई भी इंसान नहीं सिखा सकता, और वो हम अपने आप से ही सीखते हैं। जब हम फेल होते हैं हमें एक्चुअल में चीज़ें पता चलती हैं कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं और कहाँ हम अचीव कर पाते हैं, और क्या हमारी मिस्टेक रही और किन चीज़ों पे हमें काम करना है। बस इसी के साथ में कंटिन्यूसली मेहनत करते रहे। जी बिल्कुल, जिंदगी हर उस मोड़ पर कुछ ना कुछ जरूर सिखाती है, और वो क्या कुछ सिखाती है उस पर आप पर निर्भर करता है वो कि आप उसमें से क्या सीख पाते हैं। रीना ने अक्सर अपनी इस जर्नी को लेकर के काफी स्ट्रगल की है, काफी मेहनत की है, और इस मेहनत का फल ये है कि आप लोग हमेशा इनको दुआ और सलाम देते रहते हैं, जिसके कारण कि इनका हौसला भी हमेशा बढ़ता रहता है। हमारी भी आप लोगों से यही अपील है कि इस प्रकार से किसी भी उस मेहनत करने वाले व्यक्ति की हौसला अफजाई आप करते रहिएगा। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक दीजिए इजाजत। राम राम।